हेलो नमस्कार जय हिंद। स्वागत है आप सभी का निगम मंत्रा पर। मैं विकास गुप्ता हाजिर हूं आपके बीच एक नए वीडियो के साथ, जहां हम तैयारी कर रहे हैं अपनी केवीएस पीजीटी कॉमर्स और साथ साथ में यूपी टीजीटी पीजीटी कॉमर्स की। यहाँ पर एक बात ये समझने वाली है कि यहाँ जो हम तैयारी कर रहे हैं वो फुल फ्लैग सिलेबस की कर रहे हैं, पहली बात। दूसरी चीज ये समझने वाली है कि यहाँ पर आपको जो सिलेबस और जो कंटेंट कराया जा रहा है वो सारा कुछ बहुत ही ज्यादा डिटेल्ड में एक एक पॉइंट एलोबरेट और विद एग्जाम्पल, वो भी न्यूमेरिकल एग्जाम्पल के साथ कराया जा रहा है, ताकि आपको उस कॉन्सेप्ट को अपने एग्जाम टाइम में करते हुए किसी भी प्रॉब्लम को फेस ना करना पड़े, आप इफेक्टिवली उस क्वेश्चन को एग्जाम में अटेम्प्ट कर लें, है ना। और आपके एग्जाम से पहले सारा सिलेबस जो है वो कंप्लीट करा दिया जाएगा। तो ये कुछ बातें हैं। आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम इशू ऑफ शेयर्स से रिलेटेड एमसीक्यूज करने वाले हैं। तो उन एमसीक्यूज जो है आपको तीन तरीके से आपको बेनिफिशियर आपके लिए बेनिफिशियरी होंगे। पहला, आपको ये पता चलेगा कि किस तरह के क्वेश्चंस पुट किए जाते हैं, ठीक है, क्वेश्चन बनता कैसे है। दूसरी चीज आपको ये पता चलेगी कि जो क्वेश्चंस होते हैं, जो एमसीक्यूज होते हैं, उन्हें करने की क्या ट्रिक है। एक्चुअली ट्रिक नहीं होती है, स्ट्रेटेजी होती है, तो वो स्ट्रेटेजीज आपके समझ में आएगी। और तीसरी बात, आपके लिए इन एमसीक्यूज को करने के बाद अपना जो रिजल्ट का क्राइटेरिया है, या अच्छा रिजल्ट आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और वो तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये तीन चीजें हैं जो आज के वीडियोस में आपके लिए बेनिफिशियरी हो सकती है, ठीक है। तो चलिए, बाकी अपना जो है इशू ऑफ शेयर से पहले, मतलब ये जो एमसीक्यू सीरीज आज हम करने वाले हैं, एमसीक्यू के क्वेश्चन जो हम करने वाले हैं, उससे पहले हम शेयर्स को इशू भी कर चुके हैं, रीइशू भी कर चुके हैं, और फॉरफीचर भी कर चुके हैं, और हर एक चीज हमने डिटेल्ड में उसको समझा भी है। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो। और आज का पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। मनी रिसीव्ड इन एडवांस फ्रॉम शेयर होल्डर बिफोर इट इज एक्चुअली कॉल्ड बाय द डायरेक्टर्स। डायरेक्टर्स के मांगे जाने से पहले ही शेयर धारक के से क्या हो गया, अग्रिम प्राप्त हो गया। इसका मतलब क्या है कि एक कंपनी है, हमारे राजू भैया है, राजू भैया ने कंपनी को पैसा देना है। तो कंपनी ने कहा राजू भैया आप एक बार में सारा पैसा मत देना, आप 4 बार में देना। तो राजू भैया ने कहा ठीक है। तो कंपनी ने कहा कि राजू भैया आप एक काम करो, 2 रुपए तो अब दे दो, फिर 1 रुपये दे देना, और फिर 4 रुपए दे देना। और राजू भैया ने कहा सर फिर 3 रुपए कब देने हैं। तो राजू भैया ने कहा इसे मैं तब मानूंगा, ठीक है ना, सॉरी, तो राजू सॉरी 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 गलत हो गया, ठीक है। तो राजू भैया ने क्या करा, कंपनी ने 2 रुपए मांगे दे दिए, 1 रुपया मांगा दे दिया, कंपनी ने 4 रुपए मांगे। तो राजू भैया ने क्या करा, राजू भैया ने कहा क्या एक एक दो दो रुपए मांग रहे हो, ये लो, इसे ही के साथ मेरी ये 3 रुपए भी ले लो। तो कंपनी ने मांगे कितने हैं, 4 रुपए, और राजू भैया पेमेंट कितने का कर रहे हैं, 7 रुपए का। 4 और 3 7 रुपए का। तो इसका मतलब ये जो 3 रुपए हैं, ये कंपनी किस तरह से रिकॉर्ड करेगी, तो डेबिट होंगे कॉल्स इन एडवांस के नाम से, क्रेडिट होंगे कॉल्स इन एडवांस के नाम से, कॉल्स अकाउंट के नाम से डेबिट होंगे, या नन ऑफ दीज। बताइए। देखिए, आपको एक्स्ट्रा मिल रहा है, अब यहां पर समझो, राजू भैया ने तुम्हें 3 रुपए बिना मांगे दे दिए। जैसे सपोज करो तुम मेरे से कोचिंग लेते हो, और है ना, आप हर महीने मुझे पेमेंट करते हो, ट्यूशन फीस मान लो इसको 500 रुपीज। तो जब आप 500 रुपीज मुझे दे रहे हो, तो अभी क्या चल रहा है, जनवरी, है ना। तो जो जनवरी चल रहा है, तो आपने क्या करा, मैंने आपसे जनवरी की फीस मांगी, और आपने मुझे वो पे कर दी। तो आपने कहा सर क्या जनवरी फरवरी, आप एक काम करो, हमारा मार्च में तो एग्जाम हो ही जाएगा, है ना, और फैब मार्च तक ही आप पढ़ेंगे। तो आप एक काम करो, आप फरवरी और मार्च इन दोनों की फीस भी हमसे इस ही जनवरी में ही ले लो। तो अब एक बात बताओ, आप लोगों की 2 महीने की जो फीस है वो कैसी आ गई मेरे पास, एडवांस में आ गई। किस में आ गई, एडवांस में आ गई।
तो मेरे लिए ये डेबिट, मैं इसको डेबिट करूं या इसको क्रेडिट करूं, बताओ। मेरे पास एडवांस आ गई, तो इसका मतलब है कि मेरी लायबिलिटी क्या हो गई, बढ़ गई, है ना। बिन ऐसा पैसा जो कमाया नहीं है लेकिन फिर भी आपने वो प्राप्त कर लिया, तो इसका मतलब तो यही है ना कि आपकी लायबिलिटी बढ़ गई। और लायबिलिटी बढ़ने पर डेबिट होता है कि क्रेडिट होता है, तो आप कहोगे सर क्रेडिट होता है। तो अब मुझे बताओ इन सब ऑप्शन में से क्रेडिट कुछ ऑप्शन में है, सर बी ऑप्शन में है, तो मेरे बच्चे यही आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए आ जाइए आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। इनमें से सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट के बारे में क्या सही नहीं है। अब मेरी एक बात ध्यान से सुनो। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, मैंने आपको जो थियोट्रिकल क्लासेस चली थी उसमें मैंने आपको बताया था कि जो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व है उसका यूटिलाइजेशन किया जाता है। और 5-6 केस मैंने आपको बताए थे कि किन किन केस में जो है आपका ये यूटिलाइजेशन किया जाता है। तो अगर आपको वो पता है तो आप आसानी से इसका आंसर फाइंड कर लोगे, लेकिन अगर आपको नहीं पता है तो ये आपका क्वेश्चन फंस जाएगा। चलो देखते हैं क्या क्या है क्या क्या नहीं है। देखिए ध्यान से। तो इस मैं ये बता रहा हूं कि इसका यूज कहां कहां किया जा सकता है। देखो, एक तो परचेज ऑफ इट्स ऑन शेयर कर सकते हैं, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस को राइट ऑफ करने के लिए किया जा सकता है, फुल्ली पेड बोनस शेयर को इश्यू करने के लिए किया जा सकता है, लेकिन कैपिटल लॉस को राइट ऑफ करने के लिए प्रीमियम रिजर्व अकाउंट का यूज नहीं होता, है ना। तो इसका मतलब है जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, बी ही होगा। क्लियर है। इसका उपयोग पूंजीगत हानि को अपलिखित करने के लिए किया जाता है, नहीं किया जाता है। ठीक है, चलिए। द पार्ट ऑफ इश्यूड कैपिटल which can be used only at the time of winding up of the company। कंपनी ने आपसे 10 रुपए मांगे, मैंने आपसे 10 रुपए मांगे। अब मैंने आपसे कहा कि भाई आपको ये 10 रुपए, 3, 2 5, 4 9 और 1 10, तो आपने 3 का पेमेंट कर दिया, मैंने 2 मांगे पेमेंट कर दिया, मैंने 4 मांगे आपने पेमेंट कर दिया, लेकिन मैंने आपसे 1 रुपया नहीं मांगा। ये कब मांगूंगा मैं आपसे, जब कंपनी वाइंड अप होगी। क्या होगी, कंपनी वाइंड अप होगी। तो इसे क्या कहा जाता है, नॉमिनल कैपिटल, सब्सक्राइब्ड कैपिटल, रिजर्व कैपिटल या कैपिटल रिजर्व। अब देखो, क्वेश्चन का आंसर नहीं पता है कोई बात नहीं। नॉमिनल किसको कहते हैं, रजिस्टर्ड को। तो रजिस्टर्ड तो MOA में होती है, फिर तो गलत हो गया। सब्सक्राइब्ड कैपिटल क्या होती है, जिस पर पैसा रिसीव हो जाए, तो इस पर तो मांगा ही नहीं है, तो पैसा रिसीव होने का कोई मतलब नहीं बनता। कैपिटल रिजर्व जो होता है वो कैपिटल रिजर्व होता है वो एक तरह का रिजर्व है, लाइबिलिटी है। इसका मतलब कि वो कब बनता है, वो आउट ऑफ द कैपिटल प्रॉफिट बनता है। इसकी भी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, तो एक ही बचा कि आपने अपनी रिजर्व कर ली क्या, कैपिटल। तो उसको बोलना रिजर्व कैपिटल, आरक्षित पूंजी। क्लियर है। होपफुली यहां तक आप सभी के समझ आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक AM लिमिटेड इश्यूड फुल्ली पेड शेयर ऑफ ₹1 लाख। एक कंपनी ने 1 लाख शेयर इशू करे अगेंस्ट परचेज कंसिडरेशन ऑफ 70,000, जबकि परचेज कंसिडरेशन कितना है, जैसे सपोज करो कंपनी है और यहां पर आप हो, तो कंपनी ने आपको कितने दिए हैं, ₹1 लाख, जबकि आपको एक्चुअल में देने कितने थे, 70,000। तो जो आपको 30,000 रुपए ज्यादा दिए गए हैं वो किस चीज में डेबिट होंगे, गुडविल अकाउंट, कैपिटल रिजर्व अकाउंट, डिस्काउंट अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। देखो देखो मेरी बात ध्यान से सुनो। कंपनी तुम्हें एक्स्ट्रा पैसा दे रही है ना, तो इसका मतलब क्या, कंपनी जब भी एक्स्ट्रा पैसा देती है तो वो किसका पैसा होता है, गुडविल का पैसा होता है। ये तो बहुत सीधी सीधी सी बात है, आपको बेसिक पता होगा तो भी आप कर लोगे। अच्छा, अगर वैसे ट्रिक से देखोगे तो कैपिटल रिजर्व हमेशा क्रेडिट होता है। ये डेबिट भी हो सकता है, ये क्रेडिट भी हो सकता है, इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है।
तो ये रॉन्ग हो जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस का इससे दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एसेट को बेचा ही नहीं जा रहा, यहाँ बिजनेस परचेज किया जा रहा है। और जब भी बिजनेस परचेज किया जाता है तो प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ हानि खाते का कोई वैल्यूएशन नहीं होता, या इसका कहीं पर भी कोई अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नहीं होता। सो द करेक्ट आंसर विल बी गुडविल। आ जाइए आगे। विच इज टू बी डिस्क्लोज्ड इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी? प्राइस्ड कैपिटल, इश्यूड कैपिटल, सब्सक्राइब्ड कैपिटल, या ऑल ऑफ दीज? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो होता है इसको कंपनी का विधान भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? कंपनी का विधान भी बोलते हैं, कंपनी का संविधान। ठीक है ना? तो क्या इसका सही आंसर क्या होगा? ऑथराइज्ड कैपिटल, इशूड कैपिटल, सब्सक्राइब्ड कैपिटल, या ऑल ऑफ दीज? देखिए, इशूड कैपिटल कभी भी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में नहीं होता, तो जब इशूड कैपिटल नहीं होगा तो सब्सक्राइब्ड कैपिटल भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सब्सक्राइब्ड हमेशा किसमें से निकल करके आता है? देखो, सब्सक्राइब्ड हमेशा कम होगा या इक्वल होगा। सब्सक्राइब्ड जो शेयर, सब्सक्राइब्ड कैपिटल होती है वो या तो कम होगी या इक्वल होगी, किससे? इशूड कैपिटल से। और इशूड कैपिटल जो होगा वो कम होगी, हमेशा कम होगी, इक्वल नहीं होगी, हमेशा कम होगी, किससे? ऑथराइज्ड कैपिटल से। तो इसका मतलब क्या है कि ऑथराइज्ड कैपिटल मेन है, इसको हम नॉमिनल कैपिटल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? नॉमिनल कैपिटल भी इसको बोला जाता है। तो द करेक्ट आंसर, जब ये दोनों कट गए तो ये तो ऑटोमेटिकली कट जाएगा, तो द करेक्ट आंसर विल बी आरक्षित, सॉरी, अधिकृत पूंजी। आरक्षित नहीं, अधिकृत पूंजी, ऑथराइज्ड कैपिटल। चलिए, which shareholder have a right to receive the arrear of dividend from future profits? किस शेयर होल्डर को, किस शेयरधारक को भविष्य में जो एरियर, जो डिविडेंड पर एरियर है, मतलब जैसे सपोज करो कंपनी है और आप कंपनी के शेयर होल्डर हैं, तो कंपनी ने आपको शेयर्स इशू किए हुए हैं, तो जाहिर सी बात है कंपनी आपको क्या देगी? डिविडेंड देगी। तो जैसे कंपनी ने पहली साल आपको डिविडेंड नहीं दिया और करंट ईयर आ गया, तो कंपनी आपको इस साल का और अगली साल का दोनों का जो डिविडेंड है वो पे करती है। तो पूछा कि आप किस तरह के डिबेंचर, सॉरी, किस तरह के जो है शेयर होल्डर्स माने जाएंगे? कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, या नॉन कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर? संचयी, भाग लेने वाले, भुनाने योग्य, मतलब रिडीमेबल, या नॉन कम्युलेटिव? तो देखिए, पार्टिसिपेटिंग में प्रॉफिट मिलता है, डिविडेंड नहीं मिलता। रिडीमेबल में रीपेमेंट किया जाता है, डिविडेंड का कोई बात नहीं है। नॉन कम्युलेटिव का मतलब होता है कि आपको अगर पिछली साल का पेमेंट नहीं मिला है तो आपको इस साल केवल इस ही का पेमेंट मिलेगा, इस साल का पेमेंट नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब क्या है? नॉन कम्युलेटिव। तो अब आपका आंसर एक ही बचता है, संचय। संचय मतलब जुड़ा हुआ, जो पूर्व से जुड़ा चला आ रहा है। अच्छा, इसमें एक बात और ध्यान में रखें, मैं बता देता हूं कि अगर कंपनी किसी भी कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स को 3 साल तक, है ना, कितने साल तक? 3 साल तक डिविडेंड का पेमेंट नहीं करती है, तो जो सॉरी, तो जो शेयर होल्डर्स हैं, कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैं, दे विल गेट द राइट टू वोट इन द एजीएम। तो कंपनी की जो मीटिंग होती है उन्हें वोट करने का अधिकार मिल जाता है। क्लियर है? चलिए आगे। व्हेन अ कंपनी इश्यूज शेयर्स एट प्रीमियम, तो द कंपनी कैन कलेक्ट प्रीमियम। कंपनी प्रीमियम पर शेयर इशू करती है। जैसे मैंने कहा कंपनी ने 10 रुपए का शेयर था, 2 रुपए पर इशू कर दिया प्रीमियम पर, तो कंपनी ने 3 रुपए, 2 रुपए, 1 रुपया और 4 रुपए मांगे। 3 तो 5 और 1 से और 4 10। तो ये जो 2 रुपए का प्रीमियम है वो कंपनी एप्लीकेशन पर मांगेगी, अलॉटमेंट पर मांगेगी, या इन दोनों कॉल्स पर मांग सकती है, या इनमें से किसी पर भी मांग सकती है। तो मैंने आपसे क्या कहा था कि या तो क्वेश्चन में स्पेसिफाई करके देगा, वरना नहीं दिया है तो हम किसी पर भी, सॉरी, अलॉटमेंट पर मांग लेंगे, मानेंगे। अब ये पूछ रहा है क्या केवल और केवल अलॉटमेंट पर ही मांगा जा सकता है? नहीं भाई,
प्रीमियम तो फर्स्ट कॉल पर भी हुआ था, फाइनल कॉल पर भी हुआ था और एप्लीकेशन पर भी हुआ। तो इसका मतलब क्या है कि प्रीमियम की जो राशि है उसको किसी भी कॉल या इंस्टॉलमेंट के साथ क्या किया जा सकता है, मांगा जा सकता है। आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो ये होगा। चलिए आगे। इफ सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व on forfeited shares has not received, then security premium reserve account will be debited with the amount। देखो, 10 रुपए का शेयर है, 2 रुपए प्रीमियम के हैं। एक शेयर होल्डर है जिसने 400 शेयर के लिए अप्लाई करा है, लेकिन उसको 300 शेयर अलॉट हुए हैं। 3 रुपए, 2 रुपए, 4 रुपए और 1 रुपया। ठीक है, तो अब मैं ये जानना चाहता हूं, क्वेश्चन ये जानना चाहता है कि अगर जो फॉरफिटेड शेयर्स हैं, जैसे इस व्यक्ति ने इसका पेमेंट कर दिया लेकिन बाकी किसी का भी पेमेंट नहीं करा और 2 रुपए का प्रीमियम इस पर देना था, तो इसका मतलब है कि प्रीमियम जो है वो रिसीव नहीं हुआ है। तो भाई जब अलॉटमेंट नहीं थी तो प्रीमियम भी नहीं दिया होगा। तो उस कंडीशन में जो प्रीमियम का अकाउंट होता है वो किस अमाउंट के साथ डेबिट किया जाएगा? तो ये तो तय है कि प्रीमियम का अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा। अगर इशू फॉर फीचर ऑफ शेयर्स करते हुए जो फॉरफिटेड शेयर्स हैं उन पर अगर कंपनी को प्रीमियम रिसीव नहीं होता है तो उस अमाउंट के साथ कंपनी क्या करती है, उन शेयर्स पर जो प्रीमियम आने वाला होता है उसको डेबिट कर देती है। और सर अगर रिसीव हो जाए तो कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर रिसीव नहीं हुआ तो डेबिट होगा किस अमाउंट से, रिसीव्ड अमाउंट से। तो मैंने अभी कहा कि रिसीव्ड अमाउंट से अगर आ रहा है तो डेबिट होगा ही नहीं, कुछ नहीं होगा उसका। नॉट रिसीव्ड अमाउंट से, प्रीमियम अमाउंट से, तो प्रीमियम के तो ये ऑलरेडी पार्ट है तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन केवल एक ही बचता है, नॉट रिसीव्ड। इसका मतलब क्या है कि जितने अमाउंट से उतना डेबिट होगा। क्लियर है? चलिए, तो हिंदी में देख लें, नहीं प्राप्त, जो राशि प्राप्त नहीं हुई। देखिए, अगर आपने कॉन्सेप्ट को आसानी से समझा होगा, तरीके से समझा होगा, तो आपके लिए एमसीक्यू क्वेश्चंस को डील करना बहुत ज्यादा बड़ा काम नहीं है। बस केवल अंतर इतना आएगा कि आपको उन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से पढ़ना होगा और जो कॉन्सेप्ट्स मैंने आपको लिखवाए हैं या जो मैंने आपको ऑन स्क्रीन शेयर किए हैं, आपने अगर उनके नोट्स भी बनाए हैं ना तो भी आपको बहुत ज्यादा ये चीजें हेल्प करेंगी। और ये हो सकता है कि आप लोगों को ये बात अभी ना समझ में आ रही हो कि नोट्स बनाने के लिए क्यों कह रहे हैं, लेकिन जब आप एग्जाम देने के लिए जाते हैं ना तो उस वक्त हमें पता चलता है कि यार जिन्होंने एग्जाम्स दिए हुए हैं उनको पता होगा कि एक एक नंबर की कितनी वैल्यू होती है और नोट्स बनाने कितने जरूरी होते हैं। आपने जितना देखा होगा, हमेशा जो बच्चे हैं वो नोट्स बनाते हैं, वो नोट्स बना इसलिए बनाते हैं ताकि जो वो पढ़ रहे हैं वो किस तरह से उन चीजों को ऑब्जर्व कर रहे हैं, क्या उनको समझ रहे हैं, उसके बेसिस पर नोट्स तैयार किया जाता है। तो अपनी अंडरस्टैंडेबिलिटी का पता चलता है कि हम किसी चीज को कितना डेप्थ में ले जा करके उसको समझ रहे हैं। और वही सारी चीजें एग्जाम्स में देखिए हेल्प भी करती है। तो बहुत सारी चीजें हैं। जो सक्सेस ऑफ द एग्जामिनेशन है वो कोई एक रात की कहानी नहीं है। हाँ, उसके लिए स्ट्रगल होता है, मेहनत होता है, डेडिकेशन होता है ना, जो सेक्रीफाइस होते हैं, बहुत सारी चीजें उसके अंदर होती हैं, तब जाकर के कहीं आपको किसी एक एग्जाम में क्वालिफिकेशन मिलती है। कोई लक बाय चांस नहीं होता कि भाई लक बाय चांस हो गया, तो वास्तव में उसके पीछे काफी मेहनत होती है ना। तो इसीलिए मैं आपसे इस चीज को बोल भी रहा हूं कि आप नोट्स प्रिपेयर जरूर कीजिए ताकि आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो और ज्यादा स्ट्रांग हो सके और आपकी जो प्रोबेबिलिटी है एग्जाम्स को क्वालिफाई करने की वो और ज्यादा बढ़ सके। बाकी आप फटाफट से वीडियो को लाइक का बटन दबा करके वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि
पता चल सके कि हाँ वीडियो आपके लिए बढ़िया तरीके से बनाया गया है और आपको जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो आपके समझ में आ रहा है। ठीक है, और जो बच्चे नए जुड़े हैं वो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको नए अपडेट्स मिलते रहें और नई क्लासेस का नोटिफिकेशन आपके पास आता रहे। तो फटाफट से इसको शेयर और सब्सक्राइब कर दो। Forfeited shares can not be reissued at discount, can be reissued at a maximum discount of 10%, can be reissued at a maximum discount equal to the amount forfeited, या none of the above। जब्त शेयर में क्या होगा, छूट पर जारी नहीं किए जा सकते, ज्यादा से ज्यादा 10% की छूट दी जा सकती है, या ज्यादा से ज्यादा आप उतनी छूट दे सकते हैं जिससे आपकी अमाउंट फॉरफिट हुई है, मतलब जिसको आपने डेबिट क्रेडिट किया है। क्या किया है, जिसको आपने क्रेडिट किया है उतनी ही अमाउंट से आप क्या कर सकते हो, आप अपने शेयर्स को रीइश्यू कर सकते हो। देखिए, छूट पर तो जारी हो सकते हैं, ये तो सही है, तो ये तो हो गया गलत। मैक्सिमम 10% डिस्काउंट वाली कोई कंडीशन अप्लाइड नहीं है कहीं भी। ठीक है, नन ऑफ दीज का कोई केस नहीं बन रहा। तो हम ज्यादा से ज्यादा डिस्काउंट दे सकते हैं जिस पर हमें जो मनी है वो रिसीव हो गई है। जैसे सपोज करो 10 रुपए का शेयर है और उस पर हमें 3 रुपए रिसीव हो गए, तो अब हम मैक्सिमम 3 रुपए का डिस्काउंट दे सकते हैं। तो जितना अमाउंट हम रिसीव कर लेंगे उतना ही, है ना, उतना ही हम क्या कर सकते हैं, डिस्काउंट दे सकते हैं। तो ये बात ध्यान में रखें। इसके बाद बात आती है AML लिमिटेड फॉरफिटेड 40 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच ऑन विच 4 पर शेयर्स वर पेड। देखिए, 10 रुपए का शेयर है, 4 रुपए क्या कर लिए गए, पेड कर लिए गए, 6 रुपए कैसे हो गए, अनपेड हो गए। द कंपनी कितने शेयर्स हैं, 40 शेयर्स हैं। कंपनी ने क्या करा, 30 जो शेयर्स थे उनको री इशू कर लिया। 1 मिनट, नहीं नहीं, 40 में से कंपनी ने कितने कंपनी, हाँ ठीक है, री इशूड कितने री इशू कर लिए, 30 री इशू कर लिए, वो भी कितने पर, 9 पर शेयर पर। तो कैपिटल रिजर्व में कितना अमाउंट ट्रांसफर होगा। देखो, एक बात समझो, आपका शेयर कितना है, 10 रुपए का। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आप पूरे मांगे हैं। भाई 4 रुपए रिसीव हो गए, 6 रुपए रिसीव नहीं हुए, तो इसका मतलब आपने पूरा पैसा मांगा। तो अगर आपने पूरा पैसा मांगा है तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट और टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट। ठीक, तो कितने शेयर्स फॉरफिट करें, 40, तो 4 दाम 400, है ना, 40 × 400। कितने रिसीव हो गए, 160, इस पर हम 1 लिख देते हैं। और कितने रिसीव नहीं हुए, 240 रिसीव नहीं हुए। पहली कंडीशन तो ये बन गई। अब आपने क्या करा, आपने इन्हें री इशू कर दिया, बैंक अकाउंट डेबिट। ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट। अच्छा, कितने पर री इशू करा है, 9 पर। तो टू शेयर कैपिटल अकाउंट, कितने शेयर री इशू करो, 30। कितने रुपए का फेस वैल्यू है, 10 रुपए का, तो कितना आ गया, 300। एक्चुअली कितने रुपए रिसीव हुए हैं, 270। तो 30 रुपए का क्या हो गया, शेयर फॉरफिटेड। अब मेरी एक बात समझो, आपने री इशू कितने करे हैं, सर 30 शेयर। तो 30 शेयर पर आपको कितना अमाउंट रिसीव हुआ, भाई 40 पर आपको कितना अमाउंट रिसीव हो रहा है, 160। तो मैंने आपको एक कंडीशन बताई थी, एक फॉर्मूला बताया था, अगर आपने इसको समझा है तो, कि हमेशा 1 × R/F-2 कर दो। हमेशा R/F-2 कर दो। तो 1 की पेयर कितनी अमाउंट है, 160 मल्टीप्लाई, री इशू कितने करें हैं सर, 30, फॉरफिट कितने हुए थे सर, 40, -2 पर कितनी अमाउंट है सर, 30। सर 2 पर तो आपने कुछ लिखा ही नहीं, ये 2 आएगा यहाँ पर।
अब इसको कर लो, 4 0 से 0 गया, 4 4 16, 4 3 12, 120, 120 माइनस 30 तो कितना आंसर आ गया, 90 आंसर आ गया। तो ये हमारा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, जहां से आपको इसे समझ करके करना है। क्लियर है ना ये वाली बात? ठीक है, यहां तक कोई बस दिक्कत? अच्छा, अब सर ये तो बड़ा लेंदी प्रोसेस हो गया, ये तो 1 मिनट से ज्यादा ले जाएगा, तो फिर क्या करें? बात तो सही है। अब मेरी एक बात बताओ, बहुत सीधी सीधी सी सिंपल सी कहानी है, समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है। ये दिख रहा है, ये तो इसी रहने देते हैं, येलो कोई। आजा भैया, कहाँ गया? तो गया, कलर ही गया। ये वाला ले लेते हैं ना, मोर कलर। हाँ, ये सही है। देखो, रीइशू कितने करें सर? 30। अमाउंट कितना रिसीव हुआ है सर? 4। तो 30 पर कितने रुपए रिसीव हो रहे हैं सर? 4 रुपए। ठीक। नुकसान कितने का हो रहा है सर? 1 रुपए का। 3 4 जा सर 120, माइनस 3 1 जा 30, कितना आ गया? पर ये जो चीज है ना, ये चीज तब आएगी जब आपको ये आता होगा। अगर ये तीन चीजें आती हैं, अगर आपको, देखो, शॉर्टकट आसान तब होता है जब हमें कॉन्सेप्ट तैयार हो, बिल्कुल कॉन्सेप्ट तैयार हो। अगर कॉन्सेप्ट तैयार नहीं है तो फिर शॉर्टकट नहीं आएगा। मैं आपसे कहने लगूं कि सर ये क्यों हुआ, तो उसके लिए आपको ये करना पड़ेगा कि भाई ये इसलिए हुआ है। तो मैंने अब आपको दोनों तरीके बता दिए, तो अब आपको ये भी पता चल गया होगा कि क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करनी है ना? चाहे तो इन्हीं क्वेश्चंस की कर लेना, कोई आफत नहीं है, बट कर लेना, है ना? ऐसा ना हो कि आपका कहीं कोई क्वेश्चन मिस हो जाए। वैसे होना नहीं चाहिए, है ना, लेकिन फिर भी ठीक है। बाकी इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं वो आपसे पूछे जाते हैं। मिल्टन लिमिटेड इशूड 4,000 shares of ₹10 each payable as on application 3, allotment 2, on first call 4, बैलेंस ऑन सेकेंड एंड फाइनल कॉल। एप्लीकेशन रिसीव हुई 16,000 के लिए, 6,000 के लिए रिजेक्ट हो गई, प्रोराटा अलॉटमेंट हुआ रिमेनिंग एप्लीकेंट्स को। अब हमें बताना है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर कितना अमाउंट आया है व्हेन एक्सेस एप्लीकेशन मनी इज एडजस्टेड टुवर्ड अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट एंड कॉल। समझिए, शेयर कितने का है सर? 10 रुपए का। मैं देख लेता हूं कि कहां तक आपको ये दिखेगा, दिख रहा है। 10 रुपए का शेयर है, मांगा किस किस तरह से है? 3 रुपए एप्लीकेशन पर है, 2 रुपए अलॉटमेंट पर है, 3 2 5, 4 फर्स्ट कॉल पर है, और 1 रुपया फाइनल कॉल पर। अच्छा, डाइवर्सिफिकेशन कैसे किया है? 4,000 शेयर इशू करे हैं, एप्लीकेशन रिसीव हुई है 16,000 के लिए, तो इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लिया, जिसमें से 6,000 जो शेयर्स थे उनको तो नील कर दिया, कुछ नहीं दिया, और बाकी जो कितने बचे? 10,000। इन 10,000 को कितने शेयर्स इशू कर दिए? 4,000। तो यहां पर आपका प्रोराटा आ गया 10:4, मतलब 5:2। सर 5:2 का मतलब क्या बेटा? 5:2 का मतलब है कि अगर आपने 5 शेयर के लिए अप्लाई किया है तो आपको कितने शेयर्स अलॉट होंगे? 2 शेयर्स। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि आप अप्लाई कितने के लिए कर रहे हो? 10,000 के लिए, लेकिन आपको मिल कितने रहे हैं? 4,000 शेयर। तो आपके पास एक्सेस कितना जा रहा है? तो आप कहोगे सर 6,000 से एक्सेस जा रहा है। भाई, आपने सपोज करो मेरे पास कुछ चॉकलेट्स हैं, है ना, मैंने आपसे पैसे लिए 10 चॉकलेट्स के,
मेरे को मार्केट में मिलने कुल 4 चॉकलेट, तो है ना। तो अब इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये है कि मेरे पास आपका ज्यादा पैसा आ गया, तो अब मैं उस पैसे को आगे जो कॉल होंगी या जो इंस्टॉलमेंट होंगी उसमें एडजस्ट कर लूंगा। तो अब मैं आपसे अगर पूछूं कि मेरे पास कितनी चॉकलेट का पैसा फालतू आया हुआ है, तो आप कितना कहोगे? सर 10 चॉकलेट्स का पैसा आपने लिया था, 4 चॉकलेट आपने हमें दे दी, तो अब आपके पास 6 चॉकलेट का पैसा आया हुआ है। तो वही कहानी यहां भी है। कंपनी ने 10,000 शेयर्स पर एप्लीकेशन मनी रिसीव करा है, और जबकि इशू कितने करे हैं? कुल 4,000। तो कंपनी में कितने शेयर्स का पैसा एक्सेस है? 6,000। और एप्लीकेशन मनी कितने की है? इसको मैं रब कर रहा हूं थोड़ी रफ वर्किंग के लिए, ठीक है। आइए, तो एक्सेस कितना है? 6,000 शेयर्स। अच्छा, तो अब इसकी अगर मैं एप्लीकेशन मनी देखूं, तो एप्लीकेशन मनी कितने की है? 3 रुपए की। तो इसका मतलब है कि कंपनी के पास कितने रुपए एडवांस गए हुए हैं? तो आप कहोगे सर 18,000। वेरी गुड। अब मैं आपसे अलॉटमेंट मनी ड्यू कराता हूं, तो आप कहोगे सर अलॉटमेंट मनी ड्यू कितने से होगी? तो आपसे को चॉकलेट कितनी दी है? 4 रुपए, तो 4 से ही होगी। तो 4 टू 8,000 हो गया सर। वेरी गुड। तो मुझे एक बात बताओ, 8,000 के अगेंस्ट कितने एडवांस आए हुए हैं? भाई मैं आपसे कह रहा हूं कि 8,000 रुपए दो, तो आप क्या कहोगे? सर आपके पास तो ऑलरेडी से 18,000 रुपए गए हुए हैं, उन्हीं में से 8,000 कट कर लो। समझ आ रहा है? तो मैंने कहा चलो, तो आपका कोई भी पैसा यहां पर रिसीव नहीं होगा। अब क्या करूंगा मैं? अब आपसे फर्स्ट कॉल ड्यू करूंगा। कितना ड्यू करूंगा? फर्स्ट कॉल ड्यू। तो फर्स्ट कॉल कितने की है? 4 रुपए की। तो 4 चौक 16,000 रुपए। अब मैंने कहा 16,000 रुपए, तो आप फिर कहोगे सर एडवांस आया हुआ तो है, क्यों बार बार मांग रहे हो? पहले भी मांगा। तो मैंने कहा ओ हेलो सुनो जरा, एडवांस आए हुए हैं तो क्या पूरी जिंदगी के थोड़ी आए हुए हैं? एडवांस आए हुए हैं, कितने एडवांस आए हुए हैं? तो आप कहोगे सर 18,000। तो कितने एडजस्ट कर लिया? पहली बार बोले 8,000, तो अब कितने एडजस्ट करूंगा? कि सर 10,000। मैंने कहा लाओ 6,000 रुपए दो। तो अब आपको कितना अमाउंट पे करना है? 6,000। कितना अमाउंट पे करना है? 6,000। और यही आपसे पूछ रहा है, डिटरमाइन द अमाउंट दैट विल बी रिसीव्ड ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो फर्स्ट कॉल ही यहां पर पूछ रहा है, फाइनल कॉल नहीं पूछ रहा है, फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल पर कितना पैसा आपसे रिसीव किया जाएगा? तो द आंसर विल बी 6,000। होपफुली ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया होगा। AML Limited issued 10,000 share of rupees 100 each. They were no calls in area till first and final call was made। देखो 100 रुपए का एक शेयर है, ठीक है। एप्लीकेशन और अलॉटमेंट और फाइनल कॉल, तो ये भी रिसीव हो गई, ये भी रिसीव हो गई। यहां तक कोई कॉल्स इन एरिया नहीं था, लेकिन द कंपनी रिसीव्ड 97,400 शेयर्स और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। कंपनी ने यहां पर जो अमाउंट रिसीव करी वो कितने शेयर से करी? 97,400 से। कितने से करी? 97,400 से, ठीक है ना। तो 97,400 से अमाउंट शेयर से रिसीव करिए। रिसीव, एक मिनट, द अमाउंट ऑन 97,400 शेयर्स इन एरिया अराउंड। भैया तो यहाँ 1 लाख होना था, या यहाँ 9,740 होना था। इसी को हटा देते हैं, ये हटा दो यहां से, ठीक है। तो ये 9,740 है। कितना है ये? 9,740। इसके देख लेते हैं एक बार, है ना। 9,000, एक मिनट रुको अभी, अब तुम एक मिनट दो, फिर स्कोर डिटेल्ड में कर लेते हैं। भाई कितने से रिसीव होनी थी ये वाली कॉल? आप कहोगे सर 10,000 से। रिसीव कितने से हुई है? तो आप कहोगे सर 9,740 से। कितने से रिसीव नहीं हुई है? तो 10,000 में से जब आप इसे माइनस करोगे,
9740 को, तो ये आएगा 260, है ना? कितना आएगा? 260 से रिसीव नहीं हुई है। कितने से रिसीव नहीं हुई है? 260 से। ठीक है, ये इसको मेरे ख्याल से 260 से, कितने शेयर से रिसीव नहीं हुई है? 260 से रिसीव नहीं हुई। अच्छा, तो ये तो रिसीव हो गया, ये रिसीव हो गया, ये रिसीव नहीं हुआ। कितने? अच्छा, इसकी जो एरियर की अमाउंट है वो कितनी है? तो आप कहोगे सर 65,000। अच्छा, इसका मतलब ये है कि 260 शेयर्स पर 65,000 रुपए रिसीव नहीं हुए। भाई आपने 10,000 शेयर इशू करे, कंपनी ने 10,000 शेयर इशू करे, पब्लिक ने ले लिए, पब्लिक ने एप्लीकेशन दे दी, अलॉटमेंट दे दी, लेकिन जो फाइनल कॉल रिसीव हुई कंपनी को वो 9,740 से हुई। कितने से हुई? 9,740 से हुई। तो जब 9,740 से हुई तो कंपनी को जो रिसीव हुआ, तो यहां पर भी आप जीरो हटाओ, ये भी गलत है। या तो यहां पर 1 लाख कर दो, चलो अभी दोनों तरीके से बता दूंगा। 6500 कितने रुपए से रिसीव हुई है? ठीक है, तो यहां पर ही आ गया। तो अब दोबारा समझो, एएमएल लिमिटेड है, 10,000 इशू करे, 10,000 में कंपनी के पास जो फाइनल कॉल आई है वो कितने शेयर से आई है? 9,740। तो कितने से नहीं आई है? 260 से नहीं आई है। और कितने रुपए नहीं आई है? 6500। तो मेरे बच्चे एक बात बताओ, कितने रुपए नहीं है? 6500। और कितने शेयर्स पर नहीं है? 260। तो कितना आ जाएगा? 25। तो ये करेक्ट आएगा। अच्छा, इसका अगर मैं दूसरा तरीका देखूं, जैसे इसको मैं हटा दूं अगर, बस इसी को हटा रहा हूं मैं, तो कंपनी 1 लाख कर लेते हैं इसको। कंपनी के कितने शेयर्स हो गए? 1 लाख। और कितने से नहीं आए? 97,400। तो 2,600 रुपए आ गया। तो 2,600 पर कितने रुपए रिसीव नहीं हो रहे? 65,000। तो 65,000 रुपए है, और शेयर कितने हैं? 2,600। तो अमाउंट कितना हो जाएगा? 20 से 20 कट गई भाई, 26 26 टू जा और 5 जा, तो 25 आंसर आ जाएगा। तो कैसे भी कर लो, आपका आंसर यही आएगा। जीरो का ही तो डिफरेंस है ना? तो ए एम एल लिमिटेड इशूड 6,000 शेयर्स ऑफ ₹100 each at a premium of 10%. Vijayendra purchased 300 shares and paid 20 on application but did not pay the allotment money of 30. The company forfeited his 70% of the forfeited shares account will be credited by। अब देखो, विजेंद्र के पास थे कितने? 300। फॉर फीचर में कितने गए हैं? 70%। तो फॉर फीचर कितने का हो गया? 210 शेयर्स का। पहली कहानी क्लियर हो गई? पहली कहानी क्लियर हो गई। अच्छा, अब आपसे पूछे फॉरफिटेड शेयर अकाउंट में कौन सा अमाउंट जाएगा, तो आपको पता होना चाहिए यहां पर केवल और केवल कौन सा अमाउंट जाता है? रिसीव्ड अमाउंट। तो अब आप कहोगे कि सर अनरिसीव्ड भी तो जाता है। बिल्कुल जाता है, लेकिन वो किस कंडीशन में जाता है? री इशू वाली कंडीशन में जाता है। किस कंडीशन में जाता है? रीइशू। क्या यहाँ पर रीइशू हो रहे हैं? तो आप कहोगे सर नहीं हो रहे। तो इसका मतलब फॉर फीचर्ड शेयर अकाउंट कहां पर जाएगा? रिसीव्ड अमाउंट के साथ होगा, क्रेडिट। और वैसे भी री इशू में वो क्या होता है? डेबिट होता है। और यहाँ पर किसकी बात हो रही है? क्रेडिट की बात हो रही है। तो या तो केवल और केवल क्या जाएगा? रिसीव्ड अमाउंट ही जाएगा। अब रिसीव्ड अमाउंट कितना है सर? एप्लीकेशन, तो 210 पर आपके 20 रुपए रिसीव हुए, तो कितना हो गया? 20 ये हो गई, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 4200 जहां पर भी आ रहा है वही आपका करेक्ट आंसर होगा। और ये सारी जो ट्रिक्स हैं ये मैं आपको किसमें बता चुका हूं? थ्योरेटिकल क्लास में, जब हमने न्यूमेरिकल क्वेश्चन के बेसिस पर किया था, तो वहां पर मैंने आपको इसे डिटेल्ड में समझाया था। समझाया था कि नहीं समझाया था? ये मत कह देना कि नहीं समझाया था। चलिए साहब, आगे बढ़ते हैं। ये तो बड़ा प्यारा क्वेश्चन है और इजी भी है। कॉल्स इन एरियर पर कंपनी कितना परसेंट इंटरेस्ट चार्ज करती है? 5%, 10%, 6%, 12%। कुछ बच्चे कहेंगे सर 5%, लेकिन उनका आंसर गलत हो जाएगा। करेक्ट आंसर है 10%। फटाफट से कॉल्स इन एडवांस की रेट बता दो। कॉल्स इन एडवांस में कंपनी कितना इंटरेस्ट पे करती है? चलिए आगे। पब्लिक कंपनी में कम से कम कितने मेंबर होने चाहिए? 3, 2, 7, 5। तो करेक्ट आंसर जिसको याद होगा वो बता देगा। 7। 2 मेंबर होते हैं किसमें? किसमें होते हैं 2 मेंबर?
दो मेंबर किसमें होते हैं? प्राइवेट कंपनी में। और 3 और 15 का जो है, 3 डायरेक्टर होते हैं प्राइवेट कंपनी में, और 15 और 7 डायरेक्टर होते हैं, सॉरी, 3 और 15 डायरेक्टर किसमें होते हैं? डायरेक्टर्स, नंबर ऑफ डायरेक्टर्स पब्लिक कंपनी में। और 1 मेंबर भी होता है, किसी कंपनी में 1 मेंबर भी होता है, उसको कहते हैं हम ओपीसी, 1 पर्सन कंपनी। तो ये ध्यान में रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इफ रिजर्व कैपिटल इज अ पार्ट ऑफ कैपिटल ऑफ, रिजर्व कैपिटल जो होता है वो किस तरह की कैपिटल का पार्ट होता है? अनसब्सक्राइब्ड, अनकॉल्ड, ए और बी, या नन ऑफ द अबव? अनसब्सक्राइब्ड जो दी नहीं है, तो उससे तो जब कंपनी मांगेगी ही नहीं तो देगा कहां से? तो ये भी कट गया। ये तो हमारा कभी होता ही नहीं है ना, शायद मैंने जितने भी क्वेश्चन करे हैं तो आए ही नहीं है। अनकॉल्ड, भाई बात तो सही है। 10 रुपए का शेयर है, 3, 4, 7 और 3, 10। कंपनी ने इसको क्या कर दिया? ब्लॉक कर दिया। और कंपनी ने कहा कि इसका पैसा तो मैं केवल वाइंड अप के समय ही मांगूंगी, और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? रिजर्व कैपिटल में। चलिए आगे। द लॉक इन पीरियड इन केस ऑफ प्राइवेट प्लेसमेंट इज, लॉक इन पीरियड के बारे में बताया था कि जो प्राइवेट प्लेसमेंट से किए जाते हैं, इक्विटी, स्वीट इक्विटी जो होती है, इन सभी का एक लॉक इन पीरियड होता है। इसका मतलब कि इतने टाइम पीरियड से पहले कोई भी कंपनी अपने शेयर्स को मार्केट में सेल नहीं कर सकती। तो आपसे प्राइवेट प्लेसमेंट के केस में सवाल पूछा है, 1, 5, 2 और 3, ये ईयर के बेसिस, 1 ईयर, 5 ईयर, 2 ईयर और 3 ईयर। सो द करेक्ट आंसर विल बी, अगर पता होगा तो ही आंसर निकल करके आएगा, दैट इज 3। ठीक है, चलिए आ जाइए। शेयर एप्लीकेशन और शेयर का अलॉटमेंट अकाउंट इज रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, या डिपेंड्स ऑन सिचुएशन? वास्तविक खाता, नाम मात्र खाता और व्यक्तिगत खाता, यह स्थिति पर निर्भर करता है। तो स्थिति पर तो निर्भर कभी कोई खाता करता ही नहीं है, पहली बात। ठीक है, अब बचा वास्तविक, नाम मात्र और व्यक्तिगत। तो एक बात मुझे बताओ, आपको शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट कौन देता है? शेयर होल्डर से देते हैं। तो शेयर होल्डर जो होगा वो पर्सनल होगा, रियल होगा, या नॉमिनल होगा? तो आप कहोगे सर पर्सनल होगा, तो बस तो इसका आंसर भी पर्सनल ही होगा, व्यक्तिगत खाते। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये वाले। ठीक है, आते भी होंगे आपसे। द प्रोसेस ऑफ मिनिमम सब्सक्रिप्शन इज 90% ऑफ द इंटायर इशू मस्ट बी कंप्लीटेड विद इन विच डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस? जो आपका प्रोस्पेक्टस है उसकी डेट, उसके इशू होने की डेट से कितने दिन के अंदर अंदर आपको मिनिमम सब्सक्रिप्शन मिल जाना चाहिए? 30 दिन, 90 दिन, 120 दिन, या 130 दिन? तो बहुत सीधा सीधा सा आंसर है इसका, 130 डेज। 1 मिनट नहीं, 130 कहां से आ गया? 30, 90, 120 और 60, 60 गलत है ये वाला, रुको 1 मिनट, इसको करेक्ट करो। 60 आएगा, 60 विल बी द करेक्ट आंसर। ये वाला सही है। 60 होता है। As per section 52(2), security premium reserve can be used for writing of preliminary expenses, discount on issue of debenture, issuing fully paid bonus, या all of these? तो अभी हमने पढ़े थे, ये तीनों ही उसमें शामिल थे, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहां तक आपके जो 20 क्वेश्चंस हैं वो आपके कंप्लीट हो गए हैं। अब इनमें से आप कमेंट करके मुझे ये बताइए कि इन 20 में से आपके कितने क्वेश्चंस सही निकले हैं। ठीक है, कितने क्वेश्चंस आपके सही निकले हैं? अगर आपका 100% जा रहा है तो इसका मतलब है कि आपकी प्रिपरेशन अच्छी है। लेकिन अगर आपका एक भी क्वेश्चन गलत आ रहा है, 20 में से 19 भी आए हैं, तो आपको ये चैप्टर रिवाइज करने की जरूरत है। ठीक है, चलिए। Share cannot be issued at a discount, but sweet equity shares can be issued at discount as per which section of Companies Act 2013? 52, 53, 54 या 39? अगर पता होगा तो कर लो, अगर नहीं पता होगा तो नहीं होगा। वैसे इसका करेक्ट आंसर 54 है, याद करने वाली बात है। चलिए आगे। ठीक है, ये डाई काउंट नहीं है, डिस्काउंट है। छूट।
शेयरों को छूट पर जारी नहीं किया जा सकता, लेकिन कंपनी अधिनियम 2013 की धारा के अनुसार स्वीट इक्विटी शेयर छूट पर जारी किए जा सकते हैं। तो धारा है 54, पीछे नहीं जाना है, आगे आना है। शेयर्स आर इशूड एट प्रीमियम एज पर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 52, ठीक है ना, अभी पढ़ा था ना 52(2), तो 52 है इसमें। कॉल्स इन एडवांस शोन एज, कॉल्स इन एडवांस शोन एज, जो कॉल्स इन एडवांस उसको दिखाया जाता है। एडिशन इन सब्सक्राइब फुल्ली पेड कैपिटल, एडिशन इन सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड कैपिटल, अदर नॉन करंट लाइबिलिटी या अदर करंट लाइबिलिटी। बताइए, कॉल्स इन एडवांस को आप कैसे दिखाएंगे? इसका आंसर मैं आपको HW में दे रहा हूं। एक्चुअली मुझे पता चलेगा कि आपने जो थ्योरी है उसको सही से पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। वैसे तो मुझे पता चल जाएगा कि जब आप उसने उसको डाला होगा कि भाई कितने 20 में से आपके कितने सही गए, लेकिन फिर भी ये क्वेश्चन आप HW में रखिए ताकि आप ये भी पता चल सके आप कुछ तो रिवाइज करोगे। तो फटाफट से इसका आंसर मुझे कमेंट करो, HW क्या कमेंट कर दो यार फटाफट से, चलो ठीक है ना, फटाफट से इसका आंसर कमेंट कर दो। चलिए क्वेश्चन देख लो, देखो एक बार। कॉल्स इन एडवांस दिखाया जाता है, एडिशन इन सब्सक्राइब कैपिटल, एडिशन इन सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड कैपिटल, अदर नॉन करंट लाइबिलिटी या अदर करंट लाइबिलिटी। चलिए आगे, ये क्या हुआ? अच्छा ठीक है। AM Limited issued 50,000 shares of ₹10 each payable to on application, ठीक है। It received application for 90,000 shares. It rejected applications for 10,000. इसका मतलब कि 80,000 शेयर होल्ड एप्लीकेंट्स को 50,000 शेयर्स दिए गए हैं। तो रेशो कितना हो गया? 8:5, ठीक है ना, प्रोराटा बेसिस। इफ हनी अप्लाइड फॉर 360 शेयर्स ही वाज अलॉटेड, देखो अप्लाइड निकालना तो अप्लाइड को ऊपर कर दो, तो अप्लाइड कितने हैं? 8, अलॉटेड कितने हैं? 5, और कितने शेयर्स? 360, तो कितना आ जाएगा? 5, एक मिनट, ओ सॉरी 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 सॉरी, मैं गलत कर गया। अलॉटेड निकालना है मेरे बच्चे, अप्लाइड नहीं निकालना है, अलॉटेड निकालना है। मैंने अप्लाइड का फॉर्मूला पुट कर दिया, अलॉटेड निकालना है, तो अलॉटेड ऊपर रखो, अप्लाइड नीचे रखो, और यहां पर आ जाएगा 360। तो अब इसको निकाल लो। 225 आ रहा है क्या? ये रहा। बस सीधा सीधा फॉर्मूला, जो भी आपको गिवन हो उसे लिख लो। अगर अप्लाइड निकलवा रहा है तो अप्लाइड ऊपर कर दो, और अगर अलॉटेड निकलवा रहा है तो अलॉटेड ऊपर कर दो। अब आप कहोगे सर ये 85 कहां से आ गया, है ना? पूछो पूछो पूछो। देखो इसका डाइवर्सिफिकेशन कर देते हैं। यहां पर एप्लीकेशन कितने के लिए रिसीव हुई सर? 90,000 के लिए। 90,000 में से कितने वापस कर दिए सर? 10,000 रुपए वापस कर दिए। तो बचे कितने सर? 80,000। 80,000 को हमने कितने शेयर अलॉट करने हैं? 50,000। क्या इनको हम रेशो में कन्वर्ट कर सकते हैं? 4 जीरो से 4 जीरो में कितना बचा? 8:5। बस वहीं से ये आया है। तो ये अप्लाइड हो गया, ये अलॉटेड हो गया, ठीक है। तो उसी के अकॉर्डिंग आप देख लेना। चलें आगे, बहुत इजी था ये तो। फॉर फीचर ऑफ शेयर लीड्स टू रिडक्शन ऑफ डैश कैपिटल। जब फॉर फीचर ऑफ शेयर होता है तो उसकी वजह से कौन सी कैपिटल में रिडक्शन होता है? ऑथराइज्ड, इशूड, सब्सक्राइब्ड या कॉल्ड अप। देखो ऑथराइज से इसका कोई लेना देना नहीं है, शूट से इसका कोई लेना देना है, कॉल्ड अप से तो एक ही बचता है। सब्सक्राइब्ड कैपिटल क्या हो जाती है? कम। मिलने वाली जो राशि हो जाती है वो क्या हो जाती है? कम हो जाती है ना। चलिए भाई, सीधी सीधी सी बात है ना, कि कोई व्यक्ति है ना, उस व्यक्ति को मैंने आपको मैंने शेयर्स दिए। अब आप कह रहे हो कि भाई मैं इसका पेमेंट नहीं करूंगा, तो मेरे को तो मिलने वाली राशि जो है, अमाउंट जो है वो तो कम हो जाएगी ना। चल, if amount of a premium is not received on a share to be forfeited, if amount of premium is not received on a share to be forfeited, जो अमाउंट
और फीचर करते हुए प्रीमियम की अमाउंट की बात चल रही है, यहां पर रिसीव्ड नहीं होती है, तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट इज डैश एट द टाइम ऑफ फॉर फीचर ऑफ शेयर। अभी हमने किया था, डेबिटेड होगा, क्रेडिटेड होगा, नॉट कैंसल्ड होगा, या नन ऑफ द अबव होगा। If amount of premium is not received on a share to be forfeited, अगर रिसीव्ड नहीं हुई है तो क्या होगा बताइए। चलो अभी इसको किया था, इसको भी आप क्या करो, कमेंट करो। तो आपके पास दो क्वेश्चन हो गए जो आपको कमेंट करने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। देखिए आपको हो सकता है ये लग रहा हो कि भाई क्वेश्चन हर उसमें तो क्वेश्चन क्वेश्चन पकड़ा देते हैं हमें, तो क्वेश्चंस का होना जरूरी है, ठीक है ना, ताकि पता तो चल सके कि आप गलत ही आंसर कर दो कोई दिक्कत नहीं है, पर पता तो चलेगा कि आप कितना तैयार है आपका। इफ अ शेयर ऑफ ₹10 ईच ₹7 पेड इज फॉरफिटेड, इट कैन बी रीइश्यूड एट लिस्ट। तो मैंने क्या कहा था, जितने का जितने का अमाउंट रिसीव हो जाता है उतना हम डिस्काउंट दे देते हैं। तो 10 का शेयर है तो 7 का डिस्काउंट दे दोगे तो ₹3 पर आप इशू कर सकते हो। या ये समझ लो आसान आसान मैं करा रहा हूँ, डिफिकल्ट डिफिकल्ट आपको दे रहा हूँ। हाँ, जैसे स्कूल में होता था ना, जो मैथ्स वाले पीरियड में स्पेशली होता था, तो हम कहते थे क्लासरूम में कि सर आसान आसान क्वेश्चन तो खुद करा देते हो और डिफिकल्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन हमें करने के लिए दे देते हो, है ना। तो ऐसी कहानी समझ लो इसको भी, वो तो अल्टरलिस्ट टीचर ही ना, तो वो गुण तो रहेगा ना टीचरों वाला। चलो, AM Limited forfeited 500 shares of ₹10 each fully called for the non-payment of final call of ₹2। सारे मांगे गए, ₹2 पर पेमेंट नहीं हुआ। इट री इशूड 400 if एट ₹7 पर शेयर द अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल। इसको भी कमेंट करोगे, वेरी गुड। ये भी हमने अभी पीछे किया था जिसमें हमने 1 × R/F-2 का फॉर्मूला लगाया था। फटाफट से कमेंट करो, ये 3 क्वेश्चन है जो आपको कमेंट करने हैं। चलिए क्वेश्चन एक बार देख लेना, है ना। चलिए तभी आगे बढ़ना, कभी आगे बढ़ जाओ। और हाँ, ऐसा ना हो कि छोड़ो यार ये तो करा ही नहीं है, इनको नहीं करते हैं, पता चला एग्जाम्स में यही क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं कि यार इससे अच्छा को जवाब दे ही देते, है ना। पर अगर आपका गलत होगा तो मैं उसको करेक्ट कर दूंगा, इस बात से बेफिक्र रहें। तो चलिए लास्ट के 2 क्वेश्चन, ठीक है। तो सेकेंड लास्ट हमारा जो है वो है, इफ अ शेयर ऑफ ₹10 ईच 9 कॉल्ड इंक्लूडिंग प्रीमियम ऑफ ₹2, ₹7 पेड इज फॉरफिटेड। फॉरफिटेड का मतलब क्या होता है, रिसीव्ड हो गए। शेयर कैपिटल अमाउंट विल बी डेबिटेड बाय, शेयर कैपिटल अमाउंट कितने से डेबिट होगी, तो जितने हमने कॉल करे हैं, बोलो शेयर कैपिटल अमाउंट कितने से डेबिट होगी, बोलो 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 बोलो। इफ अ शेयर, भाई ₹10 का शेयर था, ₹9 आपने क्या कर लिए, मांग लिए। तो जब आपने ₹9 मांग लिए, वो भी किस पर, प्रीमियम पर थे, और ₹7 इंक्लूडिंग प्रीमियम, ये आपका क्या हो गया, रिसीव्ड हो गया। तो जो आपका अमाउंट रिसीव हो गया, तो उसमें शेयर कैपिटल अकाउंट जो होगा वो डेबिटेड होगा कितनी अमाउंट से, ₹2 से, ₹1 से, 0 से, या नन ऑफ दीज से, बताइए सही जवाब क्या होगा। जो आपका शेयर कैपिटल अकाउंट है वो डेबिटेड होगा कितने रुपए से, ₹9 मांगे हैं, ₹7 में आपने शेयर को इशू किया है। तो इसका मतलब ये है, इंक्लूडिंग, इसमें इंक्लूडिंग प्रीमियम है, तो अल्टीमेटली आपने क्या कहते हैं, ₹10 का शेयर है ना, और ₹9 उस पर मांगे हैं, जिसमें से ₹2 का प्रीमियम इंक्लूडेड है, मतलब ₹7, एंड ₹7 जिसमें से ₹5 क्या हो गए, रिसीव हो गए, तो ₹2 क्या हो गए, रिसीव्ड नहीं हुए। तो यही तो कहानी बनेगी भाई। ₹10 का शेयर था, इसको इस तरह से समझो ना, 1 मिनट देखना जरा इसको। भाई ₹10 का शेयर था,
कंपनी ने, है ना, और इस पर प्रीमियम कितने का है? 2 रुपए का प्रीमियम है। तो कंपनी ने मांगे कितने? 7 रुपए मांगे हैं। अब 7 रुपए में से कितने रुपए फॉरफिटेड हो गए? शेयर्स ऑफ ₹10, ₹9 वर कॉल्ड, तो शेयर कैपिटल अकाउंट विल बी डेबिटेड। तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट किस में होता है? पहली बात तो फॉरफिटेड वाले में होता है, तो फॉरफिटेड वाले में तो कॉल्ड अप अमाउंट जाती है जितनी मांगी गई है। तो इसमें तो इसका कोई आंसर नहीं आ रहा। हम्म चलो इसको क्वेश्चन मार्क दो। इसका आंसर ना मैं कमेंट करूंगा इसका आंसर। बाकी आप कोई टेंशन मत लो, बाकी सब क्वेश्चन फिट एंड फाइन है। ठीक है, इसको एक बार देख लेंगे। चलिए, एक्चुअली क्या होता है ना, सारे काम अभी मुझे ही करने पड़ रहे हैं। नोट्स भी अभी मैं ही तैयार कर रहा हूँ। ठीक है, उनकी टाइपिंग भी मैं कर रहा हूँ। एमसीक्यू भी मैं तैयार कर रहा हूँ, उनकी भी टाइपिंग में ही कर रहा हूँ। शेयर्स भी मैं कर रहा हूँ, सारे काम मैं भी एक्चुअली मैं ही कर रहा हूँ। तो वो थोड़े बहुत क्या होता है ना, वो टाइपिंग, है ना, टाइपिंग एरर हो जाता है। तो इसको एक बार देख लेंगे। बाकी आपको इसका कमेंट में आंसर मिल जाएगा अभी, मैं भी डाल दूंगा तुरंत ही। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? ऑथराइज कैपिटल हमेशा इशूड कैपिटल के इक्वल होती है, ये तो गलत है भाई। ऑथराइज कैपिटल हमेशा ज्यादा होती है। ऑथराइज कैपिटल इज ऑलवेज मोर देन द इशूड कैपिटल, ये तो मैंने अभी बिल्कुल अभी अभी बताया, तो ये तो सही है। पेड अप कैपिटल इज ऑलवेज मोर देन द इशूड कैपिटल, नहीं, ये भी गलत है, तो ये भी गलत हो गया। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? बी। अधिकृत पूंजी जो होती है वो जारी पूंजी से हमेशा ज्यादा होती है। ठीक है, तो यहां तक आपके कुछ क्वेश्चंस हैं, 30 क्वेश्चंस। अब आप मुझे बताइए, इन 30 में से 3 क्वेश्चंस तो आपके लिए हैं और एक क्वेश्चन को मैं अभी कमेंट कर रहा हूं। ठीक है, तो आप मुझे बताइए, आपके 29 में से आउट ऑफ द 29 कितने क्वेश्चन आपके सही निकले? बल्कि हमने कितने किए? कितने किए हमने? 26 क्वेश्चन किए। बताइए, आउट ऑफ द 26 क्वेश्चन आपके कितने करेक्ट हैं? कमेंट करके मुझे बताइए। ठीक है, और बाकी आप एक बार रिव्यू देख लीजिए पीछे के जितने भी, अगर आपके कॉन्सेप्ट में कहीं कोई दिक्कत आई है तो आप उसको देख लीजिए। बाकी का हम कल इशू ऑफ डिबेंचर शुरू करेंगे। ठीक है, बाकी अपना ख्याल रखिए और चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। फिलहाल कुछ दिनों से आप भी देख रहे होंगे तबीयत भी ठीक नहीं चल रही है, लेकिन क्योंकि आपका एग्जाम आना है और मैं कमिटेड हूं कि आपके एग्जाम से पहले आपका सिलेबस करा कर रहूंगा और एमसीक्यू प्रैक्टिस भी करा करके रहूंगा। ट्रस्ट मी, बिल्कुल भी बोलने वाली कंडीशन में नहीं हूं। ठीक है, गला बिल्कुल बैठा हुआ है, खराश है, मतलब जो भी पता नहीं क्या चीज है, क्या प्रॉब्लम है गले में, लेकिन फिलहाल प्रॉब्लम है ना। लेकिन फिर भी मैं आपके साथ हूं, क्यों? क्योंकि कमिटेड हूं। तो आप भी कमिटेड रहिए चैनल को लेकर, है ना। तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जो भी कुछ आपने वीडियो कैसा लगा, कहीं किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है या कोई भी चीज है तो आप मुझे कमेंट कीजिए। बाकी कल मिलेंगे आपसे एक नई क्लास में जहां पर हम इशू ऑफ डिबेंचर करना सीखेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। जय हिंद।